तो ये कहानी एरियल नाम के एक छोटे से लड़के से शुरू होती है जो कि एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर गॉडेस ने वहाँ के सभी लोगों को मैजिकल पावर्स दी हैं। एंड ये सारी मैजिकल पावर्स बच्चों से तब तक छुपाई जाती हैं जब तक कि वो 10 साल के नहीं हो जाते। और आज एरियल अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है एंड उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज एरियल भी 10 साल का हो चुका है एंड उसको आज नई मैजिकल क्लास मिलने वाली है। उसकी मॉम और डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सोच कर कि एरियल को पता नहीं कौन सी तगड़ी मैजिकल क्लास मिलेगी, लेकिन एरियल बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है जैसे कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। एंड फिर वो लोग खाना खाने के बाद एक चर्च में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक खंबे के पास एक पादरी खड़ा होता है जो कि छोटे बच्चों के माथे को छूकर उन्हें ये बता रहा होता है कि उनकी आगे वाली क्लास कौन सी होगी। एंड इन बच्चों में से कुछ बच्चे ब्लैक स्मिथ बन जाते हैं तो कुछ बच्चों को शेफ की क्लास मिलती है। तभी एरल की बहन एरल को बताती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी क्लास इस बात पर भी डिपेंड करती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की कौन सी क्लास थी। एंड क्योंकि एरल के पेरेंट्स के पास बहुत बढ़िया मैजिकल क्लास होती है एंड इसीलिए उसको भी ये लगने लगता है कि उसे कोई बढ़िया ही क्लास मिलेगी। एंड अब एरल का नंबर आ जाता है एंड वो वही रिचुअल करने के लिए प्रीस्ट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। एंड अब एरल को देखकर सभी लोग ये मन ही मन सोचने लगते हैं कि एरल को कौन सी तगड़ी क्लास मिलेगी क्योंकि उसकी मॉम के पास स्वॉर्ड्समैन सेंट नाम की मैजिकल क्लास होती है एंड उसके फादर खुद एक आर्चमेज होते हैं। एंड उसके पेरेंट्स के इतने खास होने की वजह से प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिर एरियल को कौन सी मैजिकल क्लास मिलेगी। एंड अब जैसे ही वो प्रीस्ट एरल के सिर को टच करता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसके फोरहेड को टच करने पर कुछ भी नहीं होता एंड इस चीज से वो समझ जाता है कि एरल इस मैजिक भरी दुनिया में बिना मैजिक के ही पैदा हो चुका है। एंड इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब एरल को इस बात का दुख ना हो कि उसके पास कोई भी मैजिकल क्लास नहीं है, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसका दिन रात हौसला बढ़ाते हैं कि तुम्हें मैजिकल क्लास नहीं मिली कोई बात नहीं, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा हमारे टुकड़ों पे पल सकते हो। लेकिन एरल कहता है कि मुझे खुद भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एंड वो अपनी फैमिली से बताता है कि मैं बचपन से ही एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था एंड मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि इसके लिए अगर मुझे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिल जाती तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विदाउट स्वॉर्ड्समैन क्लास के भी अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। एंड उसकी फैमिली उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो एक बात की तो खुशी हुई, हमारा बच्चा डिप्रेस्ड नहीं है। एंड इसके बाद वो कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए गार्डन में चला जाता है एंड तभी उसको बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं एंड ये आवाजें ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रही होती हैं जहाँ पर कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जब वो बाहर झांकता है तो उसे पता चलता है कि 2 बच्चे आपस में तलवारबाजी कर रहे होते हैं एंड एरियल उनकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर ही पता लगा लेता है कि इन बच्चों के बेसिक्स अभी कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि उन बच्चों को स्वॉर्ड्समैन क्लास मिल चुकी है एंड इसीलिए उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो फ्यूचर में खुद ब खुद एक बेहतर स्वॉर्ड्समैन बन जाएंगे। एंड तभी वो दोनों स्टूडेंट्स एरियल को उनके पास खड़ा हुआ देख लेते हैं एंड वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंड तुम हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो। एरियल उनकी बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सुनकर वो दोनों बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। एंड इसके बाद वो एरियल से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल स्किल्स भी नहीं है, तुम हमारे जैसे स्टूडेंट्स जिनके पास स्वॉर्ड्समैन क्लास है तुम उनके साथ लड़ोगे। एंड इसके बाद वो बच्चे उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल क्लास भी नहीं है एंड इसीलिए तुम हमारे जैसे एक्चुअल स्वॉर्ड्समैन के साथ कभी भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। एंड ये कहने के बाद वो दोनों स्टूडेंट्स आपस में ही तलवारबाजी करने लगते हैं, लेकिन एरल उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ तलवारबाजी करना चाहोगे। पहले तो उन स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि एरल मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो एरल को सबक सिखाने के मकसद से इस मैच के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन इससे पहले मैच स्टार्ट होता वो लड़का एरल से पूछने लगता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास प्रोटेक्शन बैरियर मैजिक तो होगा ही। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि इस वर्ल्ड में हर कोई प्रोटेक्शन मैजिक के साथ पैदा होता है एंड ये प्रोटेक्शन मैजिक किसी बैरियर की तरह होता है जो उन पर आने वाले खतरों से उन्हें बचाता है एंड अगर कोई उनसे ताकतवर होगा तो वो ही उनका प्रोटेक्शन मैजिक बैरियर तोड़ पाएगा। एंड अब इसके बाद एरल कहने लगता है कि मेरे पास प्रोटेक्शन बैरियर मैजिक है, यानी कि तुम अगर अब चाहो तो मुझ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर हमला कर सकते हो बिना इस डर के कि कहीं मैं मर ना जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम जैसे कमजोर लोगों को हराने के लिए प्रोटेक्शन बैरियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड ये सुनते ही एक बच्चे को गुस्सा आ जाता है एंड वो तुरंत ही अपने तलवार घुमाता है एंड एरियल पर अटैक कर देता है, लेकिन एरल उसके अटैक को एकदम से रोक देता है जिससे वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा स्टूडेंट बिल्कुल हैरान हो जाता है एंड वो ये सोचने लगता है कि आखिर इसने एक असली स्वॉर्डमैन का अटैक कैसे रोक दिया। एंड इस पर वो स्टूडेंट और भी ज्यादा भड़क जाता है एंड वो अब अपनी तलवार से एरल पर जानलेवा हमले करने लगता है, लेकिन एरल को तो मानो उसके ये हमले बच्चों की तरह लग रहे थे एंड वो उसके आने वाले हर एक अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक रहा था। एंड अब वो स्टूडेंट अपनी दोस्त की तरफ इशारा करता है जिससे उसका दूसरा दोस्त भी उससे लड़ने के लिए आ जाता है एंड वो उसे हराने के लिए उस पर पीछे से अटैक करने लगता है, लेकिन एरल बहुत ही ज्यादा तेज होता है एंड वो टाइम रहते जंप करता है एंड वो
दूसरी तरफ कूद जाता है। एंड अब एरल सोचने लगता है कि जैसी प्रैक्टिस मेरी मॉम मेरे साथ करती हैं, उस हिसाब से ये बच्चे तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कमजोर हैं। एंड इसीलिए अब वो दोनों के साथ एक साथ लड़ने के लिए सोचता है। एंड ये सोचकर वो उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ता है एंड उनमें से एक स्टूडेंट को अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन के नीचे मारता है, जिससे वो स्टूडेंट वहीं बेहोश हो जाता है। एंड दूसरा स्टूडेंट इतना डर गया होता है कि उसको अपने दोस्त की बॉडी से ही ठोकर लग जाती है एंड नीचे गिर के उसका सर फट जाता है, जिससे वो भी नॉकआउट हो जाता है। एंड इसके बाद वो एरल पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तूने कुछ न कुछ तो जरूर किया है, तू हमारे जैसे बेहतरीन लोगों को नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाला बच्चा आ जाता है एंड वो उन दोनों स्टूडेंट से कहने लगता है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, और अगर ये कोई बैटलफील्ड होता तो तुम अब तक कब का टपक गए होते। लेकिन एरल तो उस रेड बालों वाले लड़के को नहीं जानता था, पर ऐसा लग रहा था कि वो रेड बालों वाला लड़का एरल को अच्छे से जानता हो। एंड वो रेड बालों वाला लड़का एरल के पास आता है एंड वो उसे एक ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। एंड वो एरल से कहने लगता है कि तुम सिर्फ इन कमजोर स्टूडेंट्स को ही हरा सकते हो, एंड वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम से मिली हुई कुछ एबिलिटीज हैं, क्योंकि वो भी एक स्वॉर्ड सेंट है। एंड वो एरियल से कहने लगता है कि तुम जैसे एक क्लासलेस लूजर के लिए एक ऐसे बंदे के सामने खड़े रहना जिसके पास एक मैजिकल क्लास हो, ये इम्पॉसिबल है। एंड इसके बाद वो लाल बालों वाला लड़का एरल से कहने लगता है कि वो कैप्टन एवंस का बेटा है, जो कि इसी विलेज के गार्ड्स के लीडर हैं। एंड तभी एरल को याद आता है कि कैसे एक दिन वो कैप्टन एरल की मॉम के पास हेल्प मांगने के लिए आए थे, पर फिर वो उस लाल बालों वाले बच्चे की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल अपने फादर की तरह नहीं लग रहा था। एक तरफ कहाँ उसके फादर लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे इंसान थे, तो दूसरी तरफ वो लाल बालों वाला लड़का वो बिल्कुल एक छोटा सा नादान सा पिद्दी सा बच्चा होता है। एंड तभी वो एरल से कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम इस किंगडम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है एंड तुम्हारे फादर वो तो खुद एक स्वॉर्ड्समैन है, तो चलो आवाज देख ही लेते हैं कि किसकी फैमिली ज्यादा ताकतवर है। एंड ये कहकर वो एरल से कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज फाइट में हरा दूंगा। एंड इसके बाद वो दोनों फाइट के लिए अपनी पोजीशंस ले लेते हैं एंड इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड वो लाल बालों वाला लड़का सबसे पहले एरल पर अटैक करता है एंड वो जल्दी से जल्दी एक खतरनाक अटैक करके उस फाइट को जीतना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ एरल ने भी अपनी मॉम के साथ बचपन से प्रैक्टिस करी थी एंड इसीलिए वो उस लाल बालों वाले लड़के के अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उन दोनों की ही स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है एंड उनकी स्पीड को देखकर उन दोनों स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने आज से पहले ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा था। एंड अब एरल को ये रियलाइज होता है कि चाहे ये लाल बालों वाला लड़का इन दोनों स्टूडेंट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मुझसे फाइट करने के लिए अपने गुस्से का सहारा ले रहा है। एंड एरल इसी चीज का फायदा उठाना चाहता था। एंड अब एरल को जैसे ही मौका मिलता है वो उस लाल बालों वाले लड़के पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का इस चीज के लिए रेडी होता है एंड वो उसके अटैक को डिफेंस करता हुआ एरियल पर अपनी स्वॉर्ड से एक स्पेशल अटैक करता है। एरल उसके एक अटैक को किसी तरह से तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरा अटैक वो सीधा उसकी छाती में लगता है, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। एंड अब एरल ये सोचने लगता है कि ये किस तरह की जबरदस्त स्किल थी जो आज तक मुझे नहीं पता। लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का एरल से कहने लगता है कि ये एक स्पेशल स्किल है एंड तुम जैसे क्लासलेस लूजर इस स्किल को कभी नहीं सीख सकते। एंड इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस फाइट ने उसे बिल्कुल हिला कर रख दिया था एंड उसे ये पहली बार महसूस हुआ था कि वो कितना ज्यादा कमजोर है। एंड इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है एंड वो एक जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो एक डमी पुतले पर अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से डबल स्लैश करने की एबिलिटी को डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से वो लास्ट टाइम फाइट में हारा था। एंड इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाता, उससे पहले ही एक झाड़ी में से एक गॉब्लिन निकलकर उस पर अटैक कर देता है। एरियल सोचता है कि ये कोई मैच नहीं है एंड यहाँ मैं अगर हारा तो मैं परमानेंटली खत्म हो जाऊंगा। एंड इसीलिए वो एकदम से उसकी तरफ घूमता है एंड उस पर डबल स्लैश अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देता है। एंड इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मैंने आज एक नई टेक्निक को डिस्कवर कर लिया। लेकिन तभी उसे जंगल के बीच में से बहुत ही तेज किसी के चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो आवाज उसे अंदर तक डरा के रख देती है। एंड इसीलिए वो तुरंत उस फॉरेस्ट से निकलकर विलेज में गार्ड्स को अलर्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे वहीं से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। एंड अब एरियल सोचने लगता है कि क्या पता वो बच्चा किसी मॉन्स्टर के कब्जे में हो एंड गार्ड्स के आने तक कहीं बहुत लेट ना हो जाए। एंड इसीलिए वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर जंगल में जाने का फैसला करता है। एरियल धीरे धीरे करके जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वो एक लड़के को देखता है जो कि पूरा जख्मी होता है एंड उसे एक मॉन्स्टर ने नोच खाया था। एंड जब एरियल उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लाल बालों वाला लड़का है जिसने कि उसे ट्रेनिंग के दौरान हरा दिया था। एंड उस लाल बालों वाले लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे खाने से पहले मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह से पीटा हो एंड उसकी बॉडी में से हर जगह से खून निकल रहा था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी थी एंड उसने इतनी खराब हालत में भी अपनी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर की तरफ तान रखी थी। एंड वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं होता बल्कि एक हॉब गॉब्लिन होता है, जो कि एक नॉर्मल गॉब्लिन के
साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ तक कि एरल ने भी इतने बड़े गॉब्लिन को कभी नहीं देखा था, क्योंकि इस टाइप के गॉब्लिन्स विलेज के नजदीक कभी नहीं आते एंड ये जंगल में ही रहते हैं। एंड इसीलिए एरल वहाँ से भागने की सोचता है, क्योंकि उसे ये डाउट होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं कि वो उस मॉन्स्टर को अकेला ही हरा दे। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये मॉन्स्टर इस लाल बालों वाले लड़के को खा जाएगा। एंड इसीलिए अब एरल अपना माइंड बना लेता है एंड वो उस हॉबगॉब्लिन के ठीक पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। एंड अब वो हॉबगॉब्लिन उस लाल बालों वाले लड़के को जान से मारने ही जा रहा होता है कि तभी अचानक से एरल उस पेड़ के कब्र से बाहर निकलता है एंड जो डबल स्लैश टेक्निक उसने अभी अभी सीखी होती है, उसी डबल स्लैश टेक्निक से वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे वो हॉबगॉब्लिन तुरंत ही खत्म हो जाता है। एंड अब उस हॉबगॉब्लिन को मरा हुआ देखकर वो लाल बालों वाला लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वो इस बात से होता है कि एरल ने उसे उस अटैक से हरा दिया जिससे सीखने में सालों सालों लग जाते हैं। एंड उस लाल बालों वाले लड़के ने भी ये डबल स्लैश वाली टेक्निक कई सालों की ट्रेनिंग के बाद सीखी थी। एंड इसके बाद एरल उस लाल बालों वाले लड़के को एक होली वाटर की बोतल देता है, जिसे वो पीकर तुरंत ही ठीक हो जाता है। एंड इसके तुरंत बाद वो एरल से पूछने लगता है कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। एंड इसके बाद एरल कहता है कि जो उसने अभी अटैक किया उसके लिए तुम्हारे पास किसी मैजिकल क्लास का होना ही जरूरी नहीं होता। इस अटैक को करने के लिए सिर्फ स्पीड, स्किल एंड पावर चाहिए। एंड जिस किसी के भी पास ये तीनों चीजें होंगी वो इस अटैक को रेप्लिकेट कर लेगा। एरल उसे बताता है कि जब वो लास्ट टाइम उससे हारा था तो उसने उसकी ट्विन स्लैश टेक्निक पर गौर से फोकस किया था। एंड फिर मैं लगातार 3 महीनों तक उस चीज की प्रैक्टिस करता रहा एंड फाइनली आज मैं उस टेक्निक का जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद भी उस लड़के के पल्ले कुछ नहीं पड़ता एंड वो एरल को फिर से एक मैच के लिए चैलेंज कर देता है। एंड एरल उसके मैच को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसके तुरंत बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं एंड वो दोनों अपनी एबिलिटीज को एक ही टाइम पर यूज करते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के स्लैशेस को ब्लॉक तो कर देते हैं, लेकिन अपनी स्पीड की वजह से एरल उस पर अपने तीसरे स्लैश से भी अटैक कर देता है, जो कि उस लाल बालों वाले लड़के पर लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। एंड अब उस कैप्टन के लड़के को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर इसने ये कैसे कर दिया, इसने मुझे कैसे हरा दिया। लेकिन फिर एरल उसे समझाने लगता है कि मैं किसी स्किल का गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी तरह, एंड इसीलिए मेरी स्किल की कोई लिमिट भी नहीं है। मेरी लिमिटेशन सिर्फ मेरी स्पीड एंड मेरी पावर है। एंड मैं अगर इन दोनों चीजों पर ध्यान दूंगा तो मैं तुम पर 3 क्या 30 स्लैशेस से तुम्हारे ऊपर लगातार हमला कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का फिर से खड़ा हो जाता है एंड वो एरल को फिर से चैलेंज करने लगता है, लेकिन इस बार भी वैसा ही होता है एंड उसे फिर से वही तीसरा स्लैश लगता है। लेकिन इस बार वो तीसरा स्लैश पहले तीसरे स्लैश से काफी ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो जोर से जमीन पर गिरता है एंड एरल कहता है मैं जीत गया। एंड अब इस घटना को हुए 5 साल बीत जाते हैं एंड वो लोग ब्रेस्चा नामक देश के लिए निकलने की सोचते हैं एंड ये किंगडम वहाँ की स्वॉर्डमैनशिप के लिए जानी जाती है। एंड एरियल की मॉम एंड उस लाल बालों वाले लड़के के फादर कैप्टन ने ब्रेस्चा से ही ट्रेनिंग करी थी एंड इसीलिए एरल भी उन दोनों की तरह सबसे बेस्ट बनना चाहता था। एंड अब रास्ते में उन्हें कुछ स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं, जिनमें से कि 2 स्ट्रेंजर्स हाई कैलिबर के स्वॉर्ड्समैन होते हैं एंड जो बाकी स्ट्रेंजर्स होते हैं उनमें से एक के पास बारबेरियन क्लास होती है, वहीं दूसरी लड़की के पास ड्यूअल विल्डिंग की स्किल होती है। एंड वो दोनों स्ट्रेंजर्स अपनी स्किल्स को बेटर करने के लिए ब्रेस्चा में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों में ज्यादा नहीं बनती एंड वो मौका मिलने पर एक दूसरे को पीटने से पीछे नहीं हटते। एंड इसीलिए जो घोड़ा गाड़ी वाला होता है वो उनसे कहता है कि तुम सेम ही जगह पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरा लड़का होता है उसे उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती एंड वो कहने लगता है लड़ाई वगैरह में लड़कियों का क्या काम है, इसे वापस से किचन में भेजो। वो थोड़ा मिसोजिनिस्ट भी होता है एंड ये कहने के बाद वो दोनों लड़ने के लिए रेडी ही होते हैं, लेकिन तभी वो घोड़ा गाड़ी वाला उन पर चिल्लाने लगता है कि अपने स्वॉर्ड्स को उठा लो, हमारे सामने खतरा है। एरल जब अपना सिर उठाता है तो वो देखता है कि उनके सामने ऑर्क्स का एक झुंड है एंड उनके साथ उनका बड़ा लंबा चौड़ा लीडर भी होता है, जो कि उनके रास्ते को रोक कर खड़े थे। एंड उनको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो उन लोगों की जान लिए बिना यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। एंड इतने सारे ऑर्क्स को देखकर उस कार्ट में 2 बच्चे घबराने लगते हैं एंड वो बारबेरियन क्लास वाले लड़के से कहने लगते हैं कि आप हमें बचा लीजिए, लेकिन वो बारबेरियन लड़का अपने नाम से ठीक उल्टा होता है एंड वो ऑर्क्स के झुंड के सामने ठस्सा पड़ जाता है एंड कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। एंड वो एक ही टप्पे में उस कार्ट से छलांग लगाता है एंड वहाँ से भाग जाता है एंड उसके पीछे पीछे वो लड़की भी कार्ट से जंप कर देती है एंड वो उन लोगों से कहने लगती है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। एंड उनको अब ऐसे जाते देख कार्ट ड्राइवर को डर लगने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वो अपनी कार्ट और इन पैसेंजर्स को इस ऑर्क्स के झुंड से बचा पाएगा या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एरल उस कार्ट से उतरता है एंड सीधा उन ऑर्क्स के झुंड की तरफ दौड़ने लगता है। हालांकि पीछे से वो ड्राइवर उससे चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ बच्चे। लेकिन एरल उसकी आवाज को इग्नोर करता है एंड वो सीधा जाकर एक ऑर्क पर हमला कर देता है एंड उसकी छाती से उसका कलेजा बाहर निकाल देता है। एंड उसने ये सब इतनी फुर्ती के साथ किया था कि उसको देखकर ड्राइवर और वो पैसेंजर्स बिल्कुल शॉक
हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ एरल अपनी ट्रांसमिशन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन ऑर्क्स के सामने बार बार गायब हो रहा था एंड गायब होने के बाद वो अटैक कर रहा था। एंड ये सब वो इतनी तेजी से कर रहा होता है कि ऑर्क्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वो एक एक करके मरने लगते हैं। लेकिन इसके बाद वो ऑर्क्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी डैश स्किल का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएगा। एंड ये सब वो ड्राइवर भी देख रहा होता है। लेकिन इसके बाद जो ड्राइवर ने देखा उसे देखकर तो ड्राइवर भी हैरान हो गया। एरल अपनी एक लीजेंडरी ट्रिक ब्लेड डांस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने स्वॉर्ड्स को फैलाकर बहुत तेज घूमने लगता है एंड उसके अटैक से हर एक मॉन्स्टर कट के 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है। पर वो घोड़ा गाड़ी वाला इस बात से हैरान होता है कि वो आखिर इस स्किल को परफॉर्म कर कैसे पा रहा है, क्योंकि ये स्किल सिर्फ वो स्वॉर्ड्समैन कर सकते हैं जिनके पास स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास हो एंड इस स्किल को इस्तेमाल करने वाली एक लड़की ही हो सकती है, कोई लड़का नहीं। लेकिन हमें ये पता होता है कि एरल की स्किल्स का लेना देना इन सब बातों से होता ही नहीं। वो किसी भी किस्म की स्किल को कैसे भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की, क्योंकि वो LJTV कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जोक सपाट। एंड अब सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद वो ऑर्क लीडर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है एंड वो उस ऑर्क लीडर के अटैक को तेजी से डॉज करके एक बड़ा सा जंप करता है एंड उसके सिर पर जाकर बैठ जाता है एंड वो उसके सिर पर बैठकर अपनी तलवार निकालता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को उसके सिर के अंदर घुसा देता है, जिससे वो बड़ा चौड़ा लंबा मोटा मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाता है। एंड इसके बाद एरल घोड़ा गाड़ी वाले के पास आता है एंड वो उससे कहने लगता है कि मैंने उस ऑर्क को मार दिया है एंड वो उसे ब्रेस्चा के लिए जर्नी को कंटिन्यू करने को कहता है। एंड ये बातें सुनकर उस घोड़ा गाड़ी में से एक बच्चा उससे पूछता है कि आपकी कौन सी क्लास है, तो इस पर एरल उससे कहता है कि मेरी कोई भी मैजिकल क्लास नहीं है। एंड ये सुनकर वहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर उसे अचानक से याद आता है कि कैसे उसने जब 5 साल पहले अपनी मॉम को उस ट्विन ब्लेड स्किल को दिखाया था तो उसकी मॉम को उस पर यकीन ही नहीं हुआ एंड उसकी मॉम को लग रहा था कि एरल ने कोई सपना देखा होगा। पर फिर जब एरल ने जब अपनी मॉम से कहा कि वो एक ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है जिससे वो किसी भी मैजिकल स्किल को आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है, तो वो खुशी से बिल्कुल पागल ही हो गई। एंड फिर उसने एरल से प्रॉमिस किया कि जो जो स्किल्स उसे आती हैं वो उन सारी स्किल्स को एरल को सिखा देगी। एंड उसकी मॉम खुद प्रिंसेस क्लास की स्वॉर्ड्समैन होती हैं, यानी कि एरल प्रिंसेस क्लास के स्वॉर्ड्समैन जितनी स्किल्स को सीख सकता है। वो घोड़ा गाड़ी वाला एरल को नींद से उठाता है एंड वो एरल को बताने लगता है कि वो ब्रेस्चा पहुंच चुके हैं। ये सुनकर जब एरल घोड़ा गाड़ी में से उतरता है तो वो देखता है कि पूरा ब्रेस्चा टाउन ऐसे स्वॉर्ड्समैन से घिरा हुआ है जिन्होंने की अपनी कमर पर तलवारें बांधी होती हैं। एंड अब ये देखने के बाद एरल उस ड्राइवर की तरफ घूमता है एंड वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम एक एडवांस लेवल के स्वॉर्ड्समैन हो। लेकिन ये सुनकर वो कार ड्राइवर कहने लगता है कि मैं सिर्फ नॉर्मल कार ड्राइवर हूँ। लेकिन एरल ये जानता था कि कोई हाई रैंक का स्वॉर्ड्समैन ही मेरे मूव्स का पता लगा सकता है, और जिस हिसाब से हम उस टाइम ऑर्क से फाइट कर रहे थे उस टाइम ये मेरे मूव्स को बहुत गौर से देख रहा था। जिसके बाद वो ड्राइवर सच बता ही देता है कि मैं होली नाइट्स क्लास से हूँ, जो कि वैसे तो बहुत अच्छी क्लास है, लेकिन वो फाइट करते करते बोर हो गया था। तो फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने काम से छुट्टी ले लेगा और बस एक नॉर्मल घोड़ा गाड़ी वाले की तरह अपनी लाइफ को बिताएगा। एंड अब उस होली नाइट को ये पता चल जाता है कि एरल इस सिटी में पहली बार आया है, तो वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे खुद के लिए सबसे पहले एक गिल्ड ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी गिल्ड के वो ना तो किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा और ना तो किसी टूर्नामेंट के लिए लड़ पाएगा। एंड ये शहर ही कुछ ऐसा होता है जहाँ पर लोग अपनी जीत के बलबूते पर ही खुद को सबसे ताकतवर दिखाते हैं, और जो स्वॉर्ड्समैन जितनी ज्यादा फाइट्स में जीता होगा उसे गिल्ड्स की तरफ से उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। एरल उस घोड़ा गाड़ी वाले से कहता है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस इस इलाके के सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन वो घोड़ा गाड़ी वाला एरल से कहता है कि यहाँ पर कुछ गिल्ड्स ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ तुम्हारा फायदा ही उठाएंगी, एंड इसीलिए तुम्हें ऐसी गिल्ड से बचना होगा, वरना वो तुम्हारी सोल को चूस लेंगी। एंड ये कहने के बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद एरल भी उस सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड सिटी के अंदर जाते ही वो देखने लगता है कि कुछ लोग उनकी गिल्ड में आने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं एंड वो लोग स्वॉर्ड्समैन को अपनी गिल्ड में भर्ती कर रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में चलते चलते वो एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद एरल उसे वहाँ से उठाता है एंड इसके बाद जाने लगता है, पर वो लड़की उसके पीछे पीछे आने लगती है। जब एरल उससे पूछता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तो वो लड़की उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ की फेमस गिल्ड की मेंबर हूँ एंड मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर लो। लेकिन ये सुनने के बाद एरल को उस पर शक होने लगता है कि अगर ये सच में फेमस गिल्ड में होती तो ये लोगों को अपनी गिल्ड में बुलाने के लिए ऐसी अनाउंसमेंट नहीं कर रही होती, एंड इसीलिए वो उसकी गिल्ड में आने के लिए मना कर देता है। एंड इसके बाद वो फिर से जाने लगता है, लेकिन वो लोली नाम की लड़की उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी एंड वो बार बार उसे कन्विंस कर रही थी उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। पर हमारा एरल बिल्कुल किसी मर्द की तरह उस लड़की को बार बार मना किया जा रहा था। एंड इसके बाद वो रुकता है एंड उस लड़की से पूछने लगता है कि यहाँ की सबसे पावरफुल गिल्ड कौन सी है। एंड वो लड़की आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती है एंड उसे कहने लगती है कि यहाँ एक शैडो ब्लेड नाम की एक गिल्ड है जिसमें कि स्वॉर्ड्समैन की 8 क्लासेस हैं एंड वो यहाँ की सबसे पावरफुल गिल्ड मानी जाती है। ये
सुनने के बाद वो उस लड़की से उस गिल्ड तक का पता पूछता है। एंड अब पता पूछने के बाद वो उसी गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक गार्ड रोक देता है। एंड वो गार्ड उससे कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले रिसेप्शन पर जाना होगा एंड वहाँ पर तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है। एंड जब वो रिसेप्शन पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर स्वॉर्ड्समैन की बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है, जो कि उस फेमस गिल्ड में आने के लिए अपना लक आजमाने आए थे। एंड ये देखकर एरल भी एक्साइटेड हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि भाई ऐसी कौन सी गिल्ड है जिसके लिए इतने लोग डेस्परेट हैं, जरूर इस गिल्ड के मेंबर्स बहुत पावरफुल होंगे। एंड एरल सोचने लगता है कि मुझे इतने सारे पावरफुल लोगों से लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब एरल की बारी आती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर ही हंसने लगती है एंड वो उससे कहने लगती है कि तुम एक क्लासलेस लूजर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर सिर्फ एडवांस स्वॉर्ड्समैन क्लास के मेंबर्स ही गिल्ड ट्रायल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एरल उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और देखना मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस टेस्ट को पास कर लूंगा। पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे रजिस्टर करने से मना कर देती है एंड इसके बाद वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। पर तभी वो देखता है कि उस गिल्ड रूम में 3 स्वॉर्ड्समैन आते हैं एंड सभी लोग उन्हें किसी सेलिब्रिटी से कम ट्रीट नहीं कर रहे थे। लेकिन एरल को इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता एंड इसके बाद वो और गिल्ड्स में ट्रायल देने के लिए चला जाता है। लेकिन एक के बाद एक करके सारे गिल्ड वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं एंड वो सारे गिल्ड वाले यही कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है एंड हमारा वक्त बर्बाद मत करो। एंड अब एरल इन सब चीजों से थक चुका था, जिसके बाद वो वापस सिटी चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम का दिया हुआ लेटर निकालता है एंड उस लेटर में लिखा होता है कि अगर तुम्हें कोई गिल्ड ना मिले तो तुम सबसे पुरानी गिल्ड में जाना, वहाँ तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी। एंड उस लेटर को पढ़ने के बाद एरल को ये रियलाइज होता है कि क्या मेरी मॉम ये पहले से जानती थी कि मैं ऐसी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो लेटर पूरा पढ़ पाता, वहाँ पर वही गोल्डन बालों वाली लोली आकर टपक पड़ती है एंड वो एरल से कहने लगती है कि मैं तुम्हें अभी भी अपनी गिल्ड में अंदर ले सकती हूँ। लेकिन एरल उसे फिर से मना कर देता है एंड वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये देखकर वो उसके पैरों पर ही पड़ जाती है एंड उससे भीख मांगते हुए कहने लगती है प्लीज प्लीज तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो। एंड इसके बाद वो एक बड़े से मेंशन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये हमारा गिल्ड ऑफिस है। एंड उस इतने बड़े मेंशन को देखकर एरल बिल्कुल हैरान हो जाता है। पर फिर लोली उसे कहती है कि हमारी गिल्ड ड्रैगन फैंग काफी लंबे टाइम से दुनिया की सबसे बेस्ट गिल्ड्स में से एक है, पर अभी हमारी गिल्ड के हालात बहुत खराब हैं एंड हमारी गिल्ड की हालत टट्टी जैसी हो गई है एंड ये अभी बहुत वीक है। लोली कहती है कि मैं इस गिल्ड को वापिस से फिर से इस दुनिया की सबसे बेस्ट गिल्ड्स में से एक बनाना चाहती हूँ। एंड जब एरल ड्रैगन फैंग का नाम सुनता है तो फिर उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे एक बार इस गिल्ड के लीडर के बारे में बताया था, जो कि एक ड्यूअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन होता है। एंड इस गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग उसी लीडर के स्पेशल मूव की वजह से पड़ा। एंड ये याद आने के बाद वो तुरंत अपनी मॉम का दिया हुआ लेटर निकालता है एंड फिर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम इसी गिल्ड के बारे में बात कर रही होती है। एंड इसके बाद एरल उसके साथ उसकी गिल्ड में जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे वो लोली बहुत खुश हो जाती है। पर जैसे ही वो लोग गिल्ड वाले रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी शराब पी रहा होता है, जिसका कि सिर्फ एक ही हाथ होता है। एंड जब वो एरल को देखता है तो वो एरल से कहने लगता है कि वो किसी और गिल्ड को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस गिल्ड की तो लंका लग चुकी है। एंड वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद लोली उसे बताने लगती है कि ये मेरे फादर हैं, जो कि किसी टाइम पर इस सिटी के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक हुआ करते थे। पर चीजें तब खराब हो गई जब उन्होंने एक फाइट के दौरान अपना एक हाथ गवा दिया। लेकिन वो इस बात से सरप्राइज हो जाती है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी एरल उससे कहता है कि मैं गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद लोली अपने पास से एक एग्रीमेंट निकालती है एंड उसे भरने के लिए एरल को दे देती है। एंड एरल कुछ टाइम में ही उस एग्रीमेंट को भरकर लोली के पास फिर से दे देता है। एंड जब वो एग्रीमेंट को पढ़ती है तो वो एरल से पूछने लगती है कि तुमने क्लास वाला कॉलम खाली क्यों छोड़ दिया। एरल कहता है कि मैंने ये इसीलिए खाली छोड़ा क्योंकि मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है। एंड ये सुनकर लोली तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है एंड वो कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई हाई लेवल के स्वॉर्ड्समैन होगे। अगर तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल क्लास थी ही नहीं तो तुम इतना बन ठनकर इतने एटीट्यूड में क्यों चल रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और गंदा बोल पाती, वहाँ पर दूसरे रूम का दरवाजा खुलता है एंड उस दूसरे रूम में से एक लाल बालों वाली खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, जिसका नाम रे होता है। एंड लोली उस लड़की को देखकर रोती रोती उसके साथ जाकर चिपक जाती है। एंड वो एरल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है कि इस क्लासलेस इडियट ने मुझे बहुत परेशान करा एंड इसने मुझे धमकी भी दी कि मैं इसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन कर लूं। एंड लोली की बातें सुनने के बाद रे एरल को थोड़े गौर से देखने लगती है एंड वो एरल से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें कभी यहाँ पर देख पाऊंगी। एंड ये सुनकर एरल कंफ्यूज हो जाता है एंड वो रे से पूछने लगता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। एंड ये सुनकर रे कहने लगती है कि तुम इतना चौंक क्यों रहे हो। एंड वो एरल से कहने लगती है कि तुम्हें याद नहीं, हम दोनों सेम ही विलेज से हैं एंड हमने साथ में ट्रेनिंग भी करी है। लेकिन एरल को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है। लेकिन फिर उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है एंड फाइनली उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लाल बालों वाला लड़का था जिसके साथ उसने बचपन में बहुत ज्यादा बार फाइट्स करी हैं। एंड फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो उस टाइम कोई लड़का
लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी। एंड उन दोनों की इस स्टोरी के बारे में लोली को भी पता होता है। एंड वो रे से ये पूछने लगती है कि क्या ये वही क्लासलेस लूजर है जिसने कि तुम्हें फाइट में कई बार हराया है, क्योंकि उसको ये हमेशा से लगता था कि ये स्टोरी झूठी है। लेकिन रे अभी भी उन 5 साल पहले वाली बातों पे अटकी होती है। एंड थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो एरल को तुरंत एक मैच करने के लिए चैलेंज कर देती है। एंड अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर रे तुरंत ही अपनी डबल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल एरल पर करती है। एंड उन डबल स्लैशेस को देखकर एरल ये सोचने लगता है कि मेरे लिए इन अटैक्स को डॉज करना मामूली बात है, लेकिन इस बार वो डबल स्लैश कुछ और अटैक होता है। एंड हम देखते हैं कि उसके डबल स्लैश आपस में टकराते हैं। एंड टकराने के बाद वो सीधा जाकर एरल की छाती पर लगते हैं। एंड ये सब देखकर एरल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एंड इसके बाद वो लाल बालों वाली लड़की रे उसे बताने लगती है कि उसके पास स्वॉर्ड्समैन क्लास की पावर है। एंड इसीलिए उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है वो किसी भी नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा भारी होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसके स्वॉर्ड में जितनी पावर होगी वो किसी भी नॉर्मल स्वॉर्ड की पावर से 5 गुना ज्यादा होगी। एंड ये सुनने के बाद एरल इस बात से काफी इंप्रेस्ड हो जाता है कि इतनी ज्यादा भारी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भी वो इतनी ज्यादा स्पीड से उस पर अटैक कर पा रही है। पर उसकी स्पीड चाहे जितनी मर्जी हो, उसकी स्पीड एरल की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं होती। एंड इसके बाद जब वो अगली बार अटैक करती है तो एरल ने पहले से ही अपना एक क्लोन बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया था। एंड वो एक्चुअल में उस क्लोन पर अटैक करती है, जिसके बाद वो क्लोन गायब हो जाता है। एंड ये चीज देखने के बाद रे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी एरल को मौका मिल जाता है एंड वो उसके ठीक पीछे खड़े होकर उसकी गर्दन पर अटैक करता है। एंड ये सब देखने के बाद रे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है एंड वो हड़बड़ाहट में इधर उधर अटैक करने लगती है। लेकिन खामियाजा वही होता है, वो एरल पर फिर से अटैक करती है। एंड एरल ने फिर से वही शैडो वाली इमेज बनाकर रखी होती है। एंड उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एरल एक ऐसी टेक्निक कर पा रहा है जो कि सिर्फ एडवांस लेवल के स्वॉर्ड्समैन ही कर पाते हैं। वहीं एरल ये सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत चुलबुली है एंड वो मेरे नॉर्मल अटैक्स के साथ नॉकआउट नहीं होने वाली। एंड ये बात एरल पर भी लागू होती है। एंड इसीलिए रे अब अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को एरल पर ट्राई करने लगती है। लेकिन एरल भी अपनी मॉम की सिखाई गई एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल करने भर से ही वो रे को सीधा नॉकआउट कर देता है एंड उसे घुटनों पर लाकर जमीन में लेटा देता है। एंड इसी के साथ वो फाइट भी खत्म हो जाती है। एंड इसके बाद लोली एरल के पास भागती हुई आती है एंड इस बार उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है। एंड वो एरल का अपनी गिल्ड में दोबारा से वेलकम करती है एंड वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि उसने कुछ बोला ही ना हो। एंड वो एरल को बताने लगती है कि हमारी गिल्ड इस टाइम कर्जे में डूबी हुई है एंड हमें अगर गिल्ड को डूबने से बचाना है तो हमें अलग अलग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा। एंड क्योंकि हम 3 ही लोग हैं इसीलिए हमें 3 ही लोगों का ग्रुप बनाकर सामने वाले गिल्ड्स के 5 मेंबर्स के साथ फाइट करने पड़ेगी, जो कि काफी डिफिकल्ट साबित हो सकता है। लेकिन एरल इस बात से काफी खुश हो जाता है कि उसे अलग अलग स्ट्रॉन्ग मेंबर्स के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। एंड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मेंबर्स होंगे उतनी ही खतरनाक स्किल्स वो उनसे सीख पाएगा। एंड इसके बाद सुबह एरल अपने बेड पर एक बहुत ही ज्यादा गहरी नींद से उठता है एंड वो उठने के बाद ही उन सारी बातों को रियलाइज करने लगता है कि जब से वो इस सिटी में आया है उसके साथ क्या क्या हुआ। एंड वो उसी सेम लीजेंडरी गिल्ड में होता है जिस गिल्ड के लिए उसकी मॉम ने कभी काम करा था, जो कि एरल के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है। एंड इसीलिए वो इस गिल्ड को किसी भी हालत में डूबता हुआ नहीं देखना चाहता था। सो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस गिल्ड की और ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से ये गिल्ड वापस से लीजेंडरी गिल्ड बन जाएगी एंड वो वापस से इस गिल्ड को एक लीजेंडरी गिल्ड बना देगा। एंड इसके बाद एरल फ्रेश वगैरह होकर लिविंग रूम में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि रे और लोली पहले से ही उठ चुके हैं एंड वो लोग वहां पर आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड लोली एरल को देखकर उसे फटाफट पकड़ लेती है एंड वो एरल से कहने लगती है कि गिल्ड टूर्नामेंट्स अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाले हैं एंड क्योंकि हम लोग 3 मेंबर्स हैं एंड इसीलिए हम लोग भी टूर्नामेंट्स में जाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन लोली एरल से कहने लगती है कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक एलिमिनेशन स्टाइल टूर्नामेंट होगा जिसमें कि मेंबर्स के 1-on-1 मैचेस करवाए जाएंगे। और क्योंकि हर एक गिल्ड के हमारे जैसे 3 नहीं 5 मेंबर्स होंगे एंड यही हमारी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज साबित हो सकती है। एंड इसीलिए अगर हमें टूर्नामेंट को जीतना है तो हमें अपनी एटलीस्ट 1 से ज्यादा अपोनेंट को हराना होगा। लोली इन सब बातों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है एंड वो कहने लगती है कि हमारे पास हमारी टीम में पहले ही 2 बी रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं एंड उनका मुकाबला भी उन्हीं की तरह सेम रैंक वालों से होगा। पर अगर उनका मुकाबला उनसे ज्यादा हाई रैंक वालों से हो गया तब हम फिर मैच हार जाएंगे। लेकिन एरल को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता एंड वो लोली से पूछने लगता है कि आखिर ये रैंक क्या होता है। लोली उसे समझाने लगती है कि हमारे पास टोटल ए से लेके डी तक 5 रैंक्स होते हैं, जिनमें कि ए रैंक वाले स्वॉर्ड्समैन ब्रेस्टिया में सिर्फ 20 ही हैं एंड इसके अलावा बाकी रैंक वाले मैजिशियंस इतने ज्यादा रेयर नहीं होते। एंड वो कहने लगती है कि डी रैंक वाले को कम्प्लीटली बिगिनर समझा जाता है, जिससे कि सिर्फ तलवार पकड़नी ही आती हो। एंड अब वो एरल से कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, रे
और मैं हम दोनों बी रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं। एंड क्योंकि तुमने रे को ही फाइट में हरा दिया था, इसका मतलब ये है कि तुम भी बी रैंक के स्वॉर्ड्समैन से कम नहीं हो। एंड इसी चीज से वो ये मान लेते हैं कि उनके पास टोटल 3 स्वॉर्ड्समैन हैं। एंड इसका मतलब ये है कि उनकी टीम टूर्नामेंट के स्टार्टिंग राउंड्स में तो टिक ही जाएगी। एंड इसके बाद लोली एरल को वही लिविंग रूम में बिठाकर खुद किचन में चली जाती है। एंड अब रे भी वहाँ से उठकर जाने ही वाली होती है, तभी एरल उसे पकड़ लेता है। एंड वो उसे पकड़कर उससे पूछने लगता है कि तुम एक एडवांस लेवल की स्वॉर्ड्समैन हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। हालांकि उसे उसकी पिछली कल हुई हार की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो एरल को बताने लगती है कि उसकी कई एबिलिटीज हैं। एंड उन एबिलिटीज में से उसकी एक ये भी एबिलिटी है कि वो जब चाहे तब अपनी आउटर माना शील्ड को हार्ड कर सकती है। एंड ये शील्ड उसे ज्यादातर लो पावर्ड अटैक से बचा लेती है। एंड ये सुनकर एरल थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि एरल को ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम की लगती है, क्योंकि उस पर अक्सर ही हमले होते रहते हैं एंड उसके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मैजिक नहीं होता। तो एरल ये सोचने लगता है कि आखिर वो इस टेक्निक को कैसे सीख सकता है। एंड कुछ सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। एंड वो रे से कहने लगता है कि तुम मुझ पर अपनी स्वॉर्ड से तब तक अटैक करो जब तक कि मेरी शील्ड टूट नहीं जाती। पहले तो रे मना कर देती है कि मेरा मूड नहीं है अब, लेकिन एरल उसके हाथों को पकड़ता है एंड उसे ये करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। एंड इससे रे के अंदर कुछ कुछ होने लगता है। एंड वो एरल के बारे में गंदा गंदा सोचने लगती है। उसे लगता है कि एरल उसे किसी और तरीके से हिट करने के बारे में बोल रहा है। एंड इसीलिए वो एरल से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी आइडिया को मना नहीं कर रही, लेकिन हमें पहले थोड़ा सिंपल ट्राई करना चाहिए। एरल के सामने इतनी क्यूट बैडी बैठी होती है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एरल एक सिग्मा मर्द है। एंड वो रे से कहने लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या सोच रही हो। मैंने तुमसे ये कहा कि तुम अपनी स्वॉर्ड से मुझ पर तब तक हिट करो जब तक कि मेरी फटके 4 नहीं हो जाती, बस। एंड मैं तुमसे ये सब इसीलिए करवाना चाहता हूँ ताकि मैं ये सीख पाऊँ कि अपनी माना प्रोटेक्शन शील्ड को कैसे हार्ड किया जा सकता है। एंड ये वाली स्किल अगर मैंने सीख ली तो ये मेरे लिए काफी इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि अगर मेरी लड़ाई एक से ज्यादा स्वॉर्ड्समैन के साथ हो गई तो ये मुझे उनके मल्टीपल अटैक से बचाएगी। एंड फिर उसकी ये वाली बातें सुनकर रे को समझ आ जाता है, अच्छा तो तुम इस वाले हिट की बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ और ही लगा था। एंड इसके बाद वो कहने लगती हैं कि ये वाली स्किल्स सिर्फ गॉड ने ही लोगों के अंदर पहले से ही डालकर भेजी होती हैं, एंड बाकी स्किल्स की तरह ये स्किल्स सीखी नहीं जा सकती। एंड ये सुनने के बाद एरल कहने लगता है तो ठीक है, अब से मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, एंड इसीलिए अपनी इन कूड़ा बातों को साइड में रखो, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारी टेक्निक्स सीख रखी हैं। एंड ये सब कुछ भगवान की बदौलत नहीं हुआ, बल्कि ये उसके हार्डवर्क का नतीजा था। एंड ये सुनकर रे की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। एंड इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एटलीस्ट एक बार एरल को ये सारी ट्रिक्स जरूर सिखाएगी। एंड इसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाते हैं एंड रे उसको अपनी स्वॉर्ड पकड़ा देती है, लेकिन वो स्वॉर्ड देते वक्त उसे वार्न करती है कि मेरी स्वॉर्ड किसी नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा हैवियर है, एंड अगर तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं होगी तो तुम इस स्वॉर्ड को घुमाना तो छोड़ो, इसे हिला तक नहीं पाओगे। लेकिन ये बात उसके ईगो पर लग जाती है एंड एरल उसके हाथ से स्वॉर्ड छीनता है एंड उस स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से अपने चारों ओर घुमाने लगता है। एंड ये देखकर उसकी एक बार फिर से बोलती बंद हो जाती है एंड वो बिल्कुल सरप्राइज सी हो जाती है कि वो आखिर ये सब चीजें कर कैसे लेता है, क्योंकि एरल तो एक क्लासलेस लूजर है एंड उसके पास कोई मैजिकल क्लास भी नहीं है। एरल उसे कहता है कि जो भी उसने आज तक सीखा है वो सिर्फ उसने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से सीखा है। एंड एरल रे से कहने लगता है कि तुम भी मेरी जितनी स्ट्रांग बन सकती हो अगर तुम भी डेली हार्डवर्क पुट इन करोगी एंड डेली प्रैक्टिस करोगी। एंड ये बात रे के दिल पर लग जाती है एंड इस बात से रे को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है एंड वो अपनी स्वॉर्ड लेने से पहले उससे एक बार माफी मांगती है कि मैंने जो अभी अभी शब्द कहे वो मैं अनजाने में बोल गई, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। एंड इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोच लो मैं पीछे नहीं हटने वाली। एरल कहता है कि कोई बात नहीं एंड वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो उसे ऐसे फ्लर्ट करते देख वो अपनी तलवार उसके सिर पर जोर से मारती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लोली भागती भागती हुई ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचती है एंड उसकी सांस बिल्कुल फूली हुई होती है। एंड वो रे और एरल को बताने लगती है कि उसे पता चल चुका है कि टूर्नामेंट में जिस गिल्ड के साथ उनकी फाइट होने वाली है वो असल में कौन है, पर ये एक बैड न्यूज है। एंड वो कहने लगती है कि टूर्नामेंट में जिस ग्रुप के खिलाफ उनकी लड़ाई होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ की टॉप गिल्ड ब्लैक ब्लेड के मेंबर्स हैं, जिनके पास मैक्सिमम ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं एंड उनके लीडर का नाम जियो है। और मैंने तो ये तक सुन रखा है कि उनका लीडर जियो एक जहरीले सांप से भी ज्यादा फुर्तीला है। लेकिन फिर लोली गुस्से में भर जाती है एंड वो कहने लगती है भाड़ में गया जियो वियो। एंड वो उनको गुस्से में ही स्पीच देने लगती है कि हमारा मुकाबला चाहे जिस मर्जी के साथ हो जाए, हमें फाइट में अपना बेस्ट देना है। एंड इसके बाद वो ग्राउंड की तरफ देखती है तो वो एरल को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, जिसे कि फ्लर्ट करते वक्त रे ने एक फटका मार दिया था। एंड उसको ऐसे बेसुध पड़ा हुआ देखकर लोली रे से पूछने लगती है कि कहीं ये मरवर तो नहीं गया। लेकिन रे कहती है कि फिक्र मत करो लोली, हम एक प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन उसको ऐसे बोलते हुए देखकर लोली को लगने लगता है कि सिर्फ रे अपना स्ट्रेस उतारने के लिए एरल को
निशाने में ले रही है। एंड अब एरल भी उठ जाता है एंड वो कहने लगता है कि इतने मार खाने के बाद मुझे भूख लग रही है एंड मुझे कुछ खाने के लिए जल्दी ला कर दो। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि उनको ट्रेनिंग करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है एंड आज कंपटीशन का दिन आ गया था एंड इस कंपटीशन को एंजॉय करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आकर इकट्ठा हो गए होते हैं। एंड जब एरल और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो एरल ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस स्टेडियम का वेन्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी लोली दो लोगों की बातों को खड़ी होकर सुनने लगती है जो कि उसी की गिल्ड की बुराई कर रहे होते हैं कि जो गिल्ड थी ना ड्रैगन फैंग वो पूरी तबाह हो गई एंड उसकी लीडर भी जलकर मर गई। एंड ये सुनकर लोली का पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो तो शुक्र होता है कि रे भी उनके साथ होती है एंड रे उसको शांत करवा देती है। एंड एरल इसके बाद ये रियलाइज करता है कि लोग यहाँ पर सट्टा भी लगा रहे हैं जो कि आज की टीम्स पर होता है कि कौन सी टीम आज मैच में जीतेगी। एंड लोली एरल से कहने लगती है कि अभी उनकी फाइट 20 में से किसी भी टीम के साथ हो सकती है। एरल कहता है कि वाह ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन लोली उस पर चिल्लाती है एंड उसे चुप करवा देती है। एंड वो उससे कहने लगती है कि अगर ऐसा हो गया तो इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वो लोग एक्चुअल में ब्लैक ब्लेड गिल्ड से जीत सकते हैं। पर हाँ, इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर हम इस गिल्ड से जीत जाते हैं तो हमारा इस शहर में बहुत नाम हो जाएगा। एंड अगर हम ब्लैक ब्लेड के खिलाफ उस मैच को जीत जाते हैं तो हमें नोटों से नहला दिया जाएगा। और उसकी इन बातों को सुनकर रे उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में बिल्कुल खो चुकी होती है एंड उसकी आंख में लड़ाई की एक चमक होती है। एंड वो उनसे कहने लगती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हमें इस मैच को हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर हम इस मैच को एक बार हार जाते हैं तो हमारी गिल्ड बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी, और अगर हम इस मैच को जीत जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे एंड हम लोगों की लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। एंड जो लोग हमारी गिल्ड को बहुत बुरा भला बोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इस मैच को जीतने के बाद हमारी गिल्ड को कोई बुरा भला नहीं बोलेगा। पर रे उससे कहती है क्या होगा अगर हम हार गए तो? इस पर वो उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का लोली को अपने पास बुलाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर जियो होता है। एंड वो लोली को अपने पास बुलाकर अपनी बड़ाई करने लगता है। बेसिकली वो ये जता रहा होता है कि इस शहर में उसकी कितनी चलती है। एंड वो कहने लगता है कि मैंने अपने लिंक्स के थ्रू हम दोनों का पहला मैच करवाया है। एंड वो उसे कहने लगता है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम इस मैच को जीत जाती हो तो तुम्हारी गिल्ड इस शहर की सबसे बेस्ट गिल्ड में से एक बन जाएगी। पर वो कहने लगता है कि ऐसा सिर्फ तब होगा जब लोली और उसकी टीम जियो की टीम के ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन को हराने में कामयाब हुई। एंड अब जियो एरल का मजाक उड़ाने लगता है कि जब तक तुम्हारी टीम में ऐसे क्लासलेस लूजर्स होंगे तुम्हारा जीत पाना तो इम्पॉसिबल सा है। एंड इसके बाद वो अपने घमंड में चूर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। एंड वो लोली और उसकी टीम को गुड लक कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद वो एरेना में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एरल ये रियलाइज करता है कि जियो इस टूर्नामेंट में खुद फाइट नहीं कर रहा, जिससे उनकी गिल्ड के जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर रे एरल से कहने लगती है कि उनकी पूरी टीम में ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं, तो हमारी सिचुएशन वैसे ही खराब है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। बाकी के स्वॉर्ड्समैन भी उसी के जितने पावरफुल हैं। एंड उनकी टीम पहले से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रही होती है। एंड इसके बाद फाइनली बैटल का टाइम हो जाता है एंड जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस करता है। एंड अब हम देखते हैं कि ब्लैक ब्लेड की साइड से एक ग्रीन बालों वाला लड़का आता है जो कि फेंसर क्लास का होता है। एंड वो सबके सामने बड़ी ही अदाओं के साथ कहने लगता है मैं बड़ी ही आसानी से हमारी अपोजिट टीम को हरा दूंगा। एंड इसके बाद कमेंटेटर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ड्रैगन फैंग टीम की तरफ से एरल उसके साथ फाइट करने वाला है। एंड सबको यही लगता है कि वो एक क्लासलेस लूजर है जो कि इससे पिट कर आएगा, लेकिन उस हरे बाल वाले छपरी को उससे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस क्लासलेस इडियट को हराने में मुझे 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा एंड इसके साथ लड़ना भी मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी। लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसके साथ मैच करने के लिए रेडी हो जाता है, ये सोचकर कि उसका मैच आगे लड़कियों के साथ भी तो है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड मैच स्टार्ट हुए को अभी 1 ही सेकंड हुआ होता है, तभी वो हरे बालों वाला छपरी अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है। एंड अगले ही सेकंड में वो एरल के ठीक सामने होता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को एरल की छाती के आर पार घुसा देता है। एंड उसके इस अटैक एंड उसकी स्पीड को देखकर वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो उसको चीयर करने लगती है। एंड अब एरल के ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ देखकर लोली बिल्कुल हताश हो जाती है, लेकिन रे उसे संभालती है एंड वो कहने लगती है ध्यान से देखो लोली, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एरल की शैडो है। एंड ये देखकर वो फेंसर बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो पीछे घूमता है एंड वो एरल पर अपनी स्वॉर्ड से एक और बार अटैक करता है, लेकिन फिर से एरल अपनी शैडो इमेज का इस्तेमाल करता है एंड वो बार बार गायब हो रहा था। एंड इसे देखकर वो हरे बालों वाला छपरी ये समझ जाता है कि जितना आसान उसने ये सोचा था इसको हराना उतना आसान नहीं होने वाला। एंड इसके बाद एरल की शैडोज इमेज उसको चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन वो सोचने लगता है कि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। एंड वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने की सोचता है, जिससे वो एक ही बारी में सारे शैडो क्लोन्स को खत्म कर देगा। एंड इसके बाद वो ऐसा ही करता है, वो अपनी स्वॉर्ड से सारी शैडो इमेजेस को खत्म
खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच उसका ध्यान हटता है एंड इससे पहले कि वो रियल एरल तक पहुंच पाता, एरल ने अपने पहले ही 2 शैडो क्लोन्स उसके पीछे खड़े कर रखे थे एंड वो शैडो क्लोन्स उस पर वार करते हैं, जिससे वो हरे बालों वाला फेंसर नीचे गिर जाता है एंड इसी के साथ मैच ओवर हो जाता है। एंड इसके बाद एरल कहने लगता है कि मेरी मॉम मेरे साथ इस चीज की प्रैक्टिस करा करती थी। वो एक साथ मेरे सामने 5 इमेजेस क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। एंड इसके बाद एरल चला जाता है एंड ये देख कर कि उसने एक फेंसर को हरा दिया है, कमेंटेटर भी बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड जो ऑडियंस पहले उस हरे बालों वाली छपरी का साथ दे रही थी, अब वो एरल के लिए चीयर कर रही होती है। एंड इससे अगले मैच में एरल का सामना एक ड्यूल विल्डर से होता है, जो कि एरल के ऊपर अपने स्वॉर्ड से लगातार हमले कर रहा होता है। लेकिन एरल उसके एक के बाद एक सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है एंड इसके बाद जब मौका मिलता है तो वो उस पर अपने ट्विन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वाला अपोनेंट भी हार जाता है। एंड अब एरल ने अपने 2 अपोनेंट्स डाउन कर दिए थे एंड जो एरल का अगला अपोनेंट होता है वो एक रिवर्स ग्रिप डैगर विल्डर होता है, जो कि पहले 2 टीम मेंबर से बहुत ही ज्यादा केयरफुल और अग्रेसिव होता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट होता है। लेकिन एरल के लिए उसके अटैक्स मामूली साबित होते हैं एंड एरल उसके सामने बहुत तेज होता है एंड एरल मैच के दौरान उसको अपनी शैडोज के साथ कंफ्यूज कर देता है एंड पीछे से हमला करके उसको भी डाउन कर देता है। एंड ये देखकर रे और लोली बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने अभी अभी हमारे सामने 3 A रैंक के स्वॉर्ड्समैन को धूल चटवा दी एंड इस बंदे का पसीना तक नहीं निकला। एंड ये देखकर लोली के मन में जीतने की होप्स पैदा होने लगती हैं। एंड जिसके साथ एरल का अगला मैच होता है वो मैच उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसका अगला मैच एक शील्ड स्वॉर्ड्समैन के साथ था एंड उसकी शील्ड की वजह से वो उस पर कोई जानलेवा हमला नहीं कर पा रहा था। एंड इसीलिए एरल अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है एंड धीरे धीरे करके उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसकी शील्ड प्रोटेक्शन को डाउन करने लगता है। एंड ये देखकर उस शील्ड बिल्डर को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह क्लासलेस लूजर नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं। लेकिन एरल उससे कहने लगता है कि आज मेरे पास जो भी कुछ है वो मुझे ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि ये मुझे हार्डवर्क की वजह से मिला है। लेकिन वो बंदा जिसका नाम ब्रूट होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हारे किसी काम का नहीं है और ये तुम्हें ज्यादा आगे तक नहीं ले जाने वाला, रियल लाइफ में तो असली टैलेंट ही काम आता है। एंड ये कहकर वो उस पर अपनी शील्ड बेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रश कर देता है एंड उसके अटैक से बचने के लिए एरल अपनी मदर के सिग्नेचर मूव को कॉपी करता है एंड वो अपनी एनिमी की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके उसकी शील्ड पर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे उसकी शील्ड डाउन हो जाती है। एंड इसके बाद एरल उस स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि उसने अपनी लास्ट फाइट में एक मार्शल आर्टिस्ट से सीखी थी एंड वो उसकी शील्ड को उठाकर उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे ब्रूट को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एरल उसके सामने से गायब हो जाता है एंड फिर एकदम से उसके सामने आकर फिर से शील्ड बैश का इस्तेमाल करता है एंड इसके बाद उसका ये वाला अपोनेंट भी हार जाता है। एंड जब ऑडियंस ये देखती है कि उसने 3 A रैंक के स्वॉर्ड्समैन एक ही बारी में हरा दिए हैं, तो ऑडियंस उस पर गुस्सा करने लगती है कि इस लड़के ने हमसे अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा है। एंड इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स उसकी आईडी लाते हैं एंड एक मैजिक क्रिस्टल बॉल के सामने रखते हैं एंड ये चीज सबके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, जिसमें वो सभी को अनाउंस कर देते हैं कि एरल एक क्लासलेस एंड मैजिकलेस पर्सन है।